आज के शो में। सफीरे सरमायाकारी अली जहांगीर सिद्दीकी की काबिले 27 कारकर्दगी, 24 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी। खुर्शीद शाह के अकाउंट से करोड़ों रुपए और जायदादों का सुराग। कराची को बर्बाद होने से बचा ले, मुस्तफा कमाल की आर्मी चीफ से अपील। सिंध हुकूमत का बल्दियाती काउंसिल्स को 10 करोड़ की खुसूसी ग्रांट देने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। शहर कराची के बुनियादी मसाइल पर प्रोग्राम का आगाज करते हुए, क्योंकि करप्शन की भी कुछ अहम तरीन स्टोरीज हैं, किसके अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शंस हुई। आज नैब के वकील का मुकालमा, जज के रूबरू और खुर्शीद शाह साहब का मुकालमा, उसकी तफसीलात में प्रोग्राम में डिटेल में जाएंगे। इतने पैसे आखिरकार जो अकाउंट में नैब के मुताबिक आए खुर्शीद शाह साहब के, वो कैसे आए, ये सारी तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे प्रोग्राम में इसकी तह तक जाएंगे। पहले कराची के अहम मसाइल, और कराची के अहम मसाइल पर मुस्तफा कमाल साहब, पाक सफीन पार्टी के जो सरबराह हैं, उनकी तरफ से एक मुतालबा सामने आया। उन्होंने कहा जी कि किलिंग्स होती थी, टारगेट किलिंग्स होती थी, मुख्तलिफ किलिंग्स होती थी, लेकिन अब जो किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, शहरी बेबस हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। किलर डेंगू वायरस सबसे ज्यादा कराची में है, वबाई अमराज सबसे ज्यादा कराची में है, तो ये बहुत ज्यादती है कराची के साथ। पीने का साफ पानी मिल नहीं रहा, गटर मिला पानी घर से बाहर नहीं जा रहा, साफ पानी घर के अंदर आ नहीं रहा है। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और अभी फिर ये सर्दियां शुरू होने वाली हैं, अब गैस गायब हो जाएगी। तो ये कराची वालों का बहुत बुरा असर है, और सिर्फ कराची के जरिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके शहर में लोग गोलियों से और बमों से और टारगेट किलिंग से मरना बंद हुए, तो अब कचरे की बीमारियों से मर रहे हैं, डेंगू वायरस से मर रहे हैं, कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं। मैं आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते वो कराची जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की, इसको तबाह होने से बचा लें। हम तो मर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मरेगा हमारे साथ, पूरा पाकिस्तान मर जाएगा खुदा न खास्ता। इसको बचाएं, अब बहुत देर होने वाली है। बहुत तो अब एक तरह से मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से वार्निंग है जी, आप बचाएं क्योंकि अब देर होने वाली है। अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे। मुतालबा आर्मी चीफ से आखिरकार है। हम सब जानते हैं बुनियादी मसाइल शहर कराची के हैं, उसमें एक अमन और अमान भी अहम मसला है। आईजी सिंध का एक बयान सामने आया था, उस बयान में उन्होंने कहा जी कि उनकी फैमिली भी मुतवज्जिह स्ट्रीट क्राइम से। सिंध हुकूमत ने कहा जी क्योंकि मसला जो है वो माशी है, लोगों के घरों में इस वक्त खाने को नहीं है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। शायद बरी जमा होने की कोशिश थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आईजी सिंध ने जो स्टेटमेंट अब दी है अमन अमान के हवाले से, इस शहर के अमन अमान के हवाले से, ये भी जरा सुन लेते हैं। टेररिज्म के अल्लाह के शुक्र से कोई वाक़या नहीं हुआ पूरे साल में। 252 अलर्ट्स आई थी, हमने सक्सेसफुली उसको अवॉइड किया। फैसिलिटेटर, हैंडलर और शायद एजेंसीज के लोगों को हमने पकड़ा। ये वो शहर है, आज से 8-10 साल पहले 9 से 10 कत्ल होते थे एक दिन में। अब ये वो शहर है कि एक कत्ल भी नहीं हो रहा, उसको भी रोकेंगे अगर कोई होता है तो। शहरी कराची के इन्हीं मसाइल को लेकर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पहले वफाकी हुकूमत ने सफाई मुहिम का आगाज किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ डिबेट एक शुरू हुई, फिर सिंध गवर्नमेंट ने क्लीन कराची कैंपेन आगाज किया। कितना कामयाब हुई सिंध गवर्नमेंट या नहीं हुई, इसकी तफसीलात में प्रोग्राम में जाएंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि बल्दियाती काउंसिल्स के लिए एक खुसूसी ग्रांट, एक स्पेशल ग्रांट का ऐलान जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। इस सिंध गवर्नमेंट के ऐलान में कराची में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बल्दियाती काउंसिल्स को 10 करोड़ रुपए खुसूसी ग्रांट कहा गया, दी जाएगी। फंड से डीएमसीज की कचरा उठाने वाली गाड़ियों और मशीनरी की मुरम्मत होगी। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की गाड़ियां और मशीनरी कई साल से खराब थी। डीएमसी सेंट्रल को, यानी इस टोटल 10 करोड़ में से डीएमसी सेंट्रल को 4 करोड़ 70 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची को 80 लाख रुपए के खुसूसी फंड दिए जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। बल्दिया गरबी को कचरा उठाने वाली गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और तमाम जिले काउंसिल्स को 20-20 लाख की खुसूसी ग्रांट भी देने का फैसला हुआ है। डीएमसीसी गाड़ियों की मुरम्मत मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में होगी। अब ये तो 10 करोड़ रुपए के एक फंड है 100 मिलियन का, जिसकी बात हुई है। हमारे साथ साबिक नायब मेयर कराची डॉक्टर अरशद वोहरा साहब पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। जनरल मुनीरुद्दीन हैदर साहब भी प्रोग्राम कोशिश करेंगे साथ हमारे हो। अरशद वोहरा साहब, ये मुझे फरमाइए कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो मुतालबा किया है
असल बात ये हम देख रहे हैं कि निजाम को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। पैसा, ग्रांट, गाड़ी की मुरम्मत, ये फंड, एक और अनाउंसमेंट, कितना फ्रूटफुल है शहर कराची के मसाइल को लेकर? ये हल भी है मसाइल का, या मसले को और बढ़ाने की कोशिश है, क्या है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अभी भी देखा होगा कि मुस्तफा कमाल साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने इश्यूज का जिक्र किया था, और आपने खुद भी अभी तमाम इश्यूज का जिक्र किया। कौन सा ऐसा इशू है जिससे कराची का शहरी आज सफर नहीं कर रहा? पहले एक मेजर इशू होता था कि यूटिलिटीज पे, कि बिजली पानी के इशू पे बात होती थी, गैस के इशू पे। आज तो कचरा भी हो गया है, स्ट्रीट क्राइम्स भी हो गए, और ना जाने क्या क्या चीजें, डेंगी और मतलब यू नेम इट, और तमाम इश्यूज जो हैं वो इस शहर में मौजूद हैं। और इस शहर के साथ जो है, इस शहर ने 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से जैसे भी वोट दिया गया हो, और पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट ने यहाँ से जो है कराची शहर से एमएनए की सीटें सबसे ज्यादा जीती, एमपीए की सीटें सबसे ज्यादा जीती, उसके बावजूद उनका इंटरेस्ट जो है वो इस शहर में बराए नाम ही नजर आ रहा है, बयानात की हद तक है। और बयानात की हद तक भी इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट इस शहर के साथ 8 घंटे से ज्यादा का नहीं है। 8 घंटे 3 दफा वो आए, और ये समझ लें कि 24 घंटे उन्होंने एक साल में इस शहर में गुजारे हैं, और 24 घंटे गुजारने के बाद इस्लामाबाद में शायद कराची के इश्यूज पे 6 मीटिंगें की होंगी, तो 6 घंटे की। तो इस एक साल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 घंटे इस शहर को दिए। ये अब आप इस खुद कैलकुलेट कर लें कि एक साल में 1 ईयर प्लस कितने घंटे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है शहर में। सिंध गवर्नमेंट को तो कराची के शहरियों ने वोट ही नहीं दिया। मैं मतलब अगर आप देखें तो कराची के शहरियों ने वोट दिया है तो पीटीआई को दिया है या एमक्यूएम को दिया है, तो उनकी निगाहें उस तरफ होंगी। मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त, पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो कराची के लोगों के लिए जो कि उन्होंने माजी में नहीं किया, अब चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि वफाक के जो मंसूबे हैं, वफाक ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, वफाक पूरा नहीं कर रहा। सफर कौन कर रहा है? कराची की आवाम सफर कर रही है। अभी आपने पिछले दिनों ग्रीन लाइन मंसूबे पे देखा कि ग्रीन लाइन मंसूबे पे जो है पहले एक्सीडेंट से कितने लोग मरे, अब तो वहां पे कोई तार कट गई तो करंट लगने से भी बच्चा मर गया। एक ग्रीन लाइन मंसूबा इनसे एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका इमरान खान अपने पहले दौरे पर विजिट करके गए थे और कहा था कि ये हम ओन करते हैं और ये हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा कराची का अहम इशू आपने देखा होगा, पानी का K4। मैं ये समझता हूं कि कराची के एक एक शहरी के साथ, कराची के आने वाली नस्लों के साथ ये एक क्रिमिनल एक्ट है। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है, अगर कराची के लिए K4 कराची के लिए शहरग है। कराची को अगर K4 नहीं दिया गया तो आज से 5-10 साल बाद इस शहर में आप देख लीजिएगा कि लोग पानी के ऊपर झगड़ा करेंगे, पानी पर यहाँ फसादात होंगे। ये मसाइल तो हमें पता है, लेकिन ये जो हल है इन मसाइल का, इनके लिए आर्मी चीफ से कहा गया कि सालसी का किरदार अदा करें मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से। ये क्योंकि वफाक इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सिंध गवर्नमेंट के पास अगर वोट नहीं है शहर अर्बन साइड का सिंध की, तो फिर क्या आर्मी चीफ सालसी का किरदार अदा करें, और क्यों करें, कैसे करें, किस डोमेन में करें? ये मुतालबा, इसके बारे में तो बताएं ना, इसका हल क्या है? जिस डोमेन में उन्होंने अभी रिसेंटली जो है इकोनॉमिक्स पे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाया था और उनसे डिस्कशन किया, और उसके बाद जो भी बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं, जाहिर है इस वक्त मैं ये समझता हूँ सबको पता है कि वो अगर कोई चीज चाहते हैं वो करते हैं, उसके नताइज आते हैं। जिस तरीके से बिजनेसमैन के इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया नैब के साथ जो था, फिर उसके बाद आपने देखा कि नैब का उसका क्या रिएक्शन था, तो पॉजिटिव रिएक्शन था। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल सही है, आर्मी चीफ को इस वक्त जो है कराची के इश्यूज पे आना चाहिए, कराची के इश्यूज पे। और कराची के इश्यूज ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता कि कंट्रोल ना हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग भी इस वक्त हुकूमत में हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो बल्दियाती हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, कराची शहर से इंटरेस्ट नहीं है उनका। कराची शहर के साथ अगर इंटरेस्ट होता तो आज वो
इस शहर को कहां से कहां पहुंचा सकते थे। लेकिन आप मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं कि कराची की 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादी है। कराची के लोग, गरीब जो लोग हैं और एवरेज लोग हैं, आज अगर कराची शहर पे तवज्जो नहीं दी, K4 पे तवज्जो नहीं दी, तो ये शहर के लोग जो हैं इस हाल में हो जाएंगे कि आप यकीन करें जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है कराची के लिए, कि कराची जो है वो शायद ये पहले तो एक सड़क दूसरी वाली थी, अब ये सड़क हो गई है शाहरा फैसल। अब शाहरा फैसल के इस तरफ वाले जिसमें आप डिफेंस ले लें, क्लिफ्टन ले लें, और उसके बाद फिर नई आबादियां, बहरिया टाउन, फिर DHA सिटी, और फिर पीछे से मलीर एक्सप्रेसवे जो बनेगी, मलीर नदी पे एक्सप्रेसवे जो बनेगी, जिसको कोस्टल हाईवे कहेंगे, वो कोस्टल हाईवे जो है वो DHA से और ये तमाम नई आबादी से कनेक्ट करेगी। तो फिर उसके बाद कराची जो पुराना होगा उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज वक्त आ गया है कराची के लिए आवाज उठाने का। अगर आज कराची के लिए कराची की आवाम नहीं खड़ी हुई, सही बात तो है, इनकी नस्लें सफर। ये बड़ा अहम सवाल है। हम इस ब्रेक के बाद आएंगे। आपको करप्शन के हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, किसके अकाउंट से जी 30 करोड़ रुपए निकले और क्यों निकले, क्या कहा खुशी शाह साहब के बारे में, नैब की अपडेट्स लेटेस्ट क्या हैं, आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। शहर कराची के बुनियादी मसाइल और जो हैं ये भी आएंगे जेर बहस। हमारे साथ रहेगा बेनकाब में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात शहर कराची के बुनियादी मसाइल से लेकर करप्शन के अहम तरीन मेगा केसेस तक आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। आज खुशी शाह साहब की जो तलबी थी और खुशी शाह साहब की अदालत में जो उनका मुकालमा हुआ जज से, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा। नैब की तरफ से कुछ अहम तफसीलात सामने आई, लाते हैं आपके सामने रखते हैं। खुशी शाह साहब को आमदन से ज्यादा असासों के केस में 18 सितंबर को रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया था। दौरान समात, यानी आज जब समात हुई, खुशी शाह साहब और जज के दरमियान मुकालमा हुआ। मुकालमे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो मैं नैब को हर सबूत फराम कर सकता था। मैंने इस साल, यानी जो अभी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, 27 लाख रुपए टैक्स दिया और बच्चों ने अलग टैक्स दिया। खुशी शाह ने कहा जी कि एक अकाउंट में, खुशी शाह के एक अकाउंट में नैब के मुताबिक 30 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी 300 मिलियन रुपीस मिले हैं। नैब वकील ने अदालत को मजीद बताया कि खुर्शीद शाह से आमदन के जराए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी फैमिली से पूछ लो, उनके एक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए कहां से आए। नैब वकील ने सवाल उठाया, जिसके बारे में नैब ने उनसे बोला जब तो कि इस बारे में उनसे पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते। उनके अकाउंट में इस वक्त 28 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, नैब वकील ने यह भी बताया अदालत को। और खुर्शीद शाह ने इस रकम के बारे में नैब को अब तक कोई सबूत नहीं दिया है। नैब के वकील ने अदालत को मजीद बताया कि खुर्शीद शाह के पास 25 करोड़ रुपए का घर है, उनकी सक्खर में, कराची में करोड़ रुपए की बेनामी जायदादें हैं। नैब वकील ने ये सारी तफसीलात अदालत को बताई। ये अहम तरीन केस है। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद वोहरा साहब साबिक डिप्टी मेयर कराची और BSP के रहनुमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज में। भट्टी साहब, आपसे पूछेंगे ये तफसीलात, ये जो इस केस में डेवलपमेंट है कितनी इंपॉर्टेंट है। ये खुर्शीद शाह साहब, ये 30 करोड़ रुपए की अमाउंट आपको लगता है नैब साबित कर पाएगी, कोई फैसला होगा, कन्विक्शन की तरफ मामला बढ़ रहा है इस केस की? जो अभी तक की हेयरिंग है, सब्जेक्टिव मामला है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होगा केस में, लेकिन जो नैब का कंटेंट है, नैब का एविडेंस है, कितना स्ट्रांग है आपकी नजर में भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफान, बात बड़ी सीधी है कि 18 सितंबर को इनको अरेस्ट किया गया था और आज देख लीजिए तारीख क्या हो गई है। और ये एक वतीरा बन गया है हमारे पॉलिटिशियंस का कि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो जवाब सियासी किस्म का देते हैं, वो अपने केस के मतलब किसी सवाल का जवाब नहीं देते, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ तावन नहीं कर रहे होते, किसी किस्म का भी तावन नहीं कर रहे। और ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो केस है, इसके अंदर तो इन्होंने ही बताना है कि इनके पास, देखिए सीधी सी बात है, 30 करोड़ उनके अकाउंट में निकल रहे हैं, 25 करोड़ का एक घर है, 55 करोड़ यानी आधा बिलियन तो यही बन जाता है। तो इनको ये साबित करना है कि ये पैसे आए कहां से, और बेनामी तो बेबहा है इनकी, यानी अरबों रुपए इनके पास हैं। और ये 27 लाख रुपए के टैक्स की बात कर रहे हैं। 27 लाख तो टैक्स कुछ भी नहीं होता अगर आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीस की जायदादें हैं। तो ये अगर ताबन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नैब को और क्या करना है, नैब ने तो ये साबित करना है कि जनाब ये एसेट इनके हैं। बेनामीदार को बुला के उन्होंने उसको एग्जामिन कर लेना है कि जो शख्स वो गरीब आदमी है, वो ठेले वाला है या कोई दुकानदार है या कोई माली है,
उसके नाम पे जो चीजें वो तो खुद बता देंगे कि जी हमारे पास कहाँ से, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो नैब का केस बहुत ही स्ट्रांग है। 55 करोड़ की तो सिर्फ इनके अपने चीज है, एक घर जो बड़ा 25 करोड़ का, और 30 करोड़ इनके पास जो बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर मिल गए हैं। तो ये साबित कर दे 30 करोड़ की आमदन कहाँ से हुई इनकी, और उसके ऊपर क्या टैक्स दिया। अच्छा, ये अजय साहब आपसे भी पूछूंगा, ये बात बड़ी अहम है। सियासतदानों के साथ, मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं के साथ ये हो रहा है कि उनके असाजात उनके अखराजात से मैच नहीं कर पा रहे और वो केस बनते जा रहे हैं। 1.6 अरब का शायद आगा सिराज दुरानी पर है, शर्जील मेमन पर एक केस बन चुका है, ये खुर्शीद शाह साहब पर। ये क्या वजह, पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा ज्यादा है ऐसी इन केसेस की गिरफ्त में आ रहे हैं? वजह आपको समझ में आती है? वोरा साहब से पूछूंगा मैं, भट्टी साहब अगर इजाजत दीजिएगा। अरशद वोरा साहब, आपकी राय इस बारे में? जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ है और मेरे ख्याल से ज्यादा है, ज्यादा MLN के साथ भी है। हाँ। तो अगर एविडेंसेस हैं और जो भी कानून कहता है, कानून जो है उसको, लॉ को प्रिवेल करना चाहिए। और अगर लॉ के साथ, मैं नहीं समझता कि जो है हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कि वो अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करे। अब इन चीज़ों को जो है पब्लिक भी करना चाहिए, इन चीज़ों को पता होना चाहिए लोगों को कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या ये इनकी इनकम जो है ये इनकी जस्टिफाइड इनकम है, ये इनकी ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स है या ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू डेकेड्स है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लोगों को भी ओपन जस्टिफिकेशन का मौका मिलता है और वो देंगे। बहरहाल ये चीजें अब क्योंकि इस वक्त अदालत के ज़ेर बहस है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे, लेकिन ये जरूर है कि ये इसका जो भी रिजल्ट है ना, मतलब वो आवाम को पता चलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रोलॉन्ग कर जाती हैं और फिर 20-20 साल के बाद पता चलता है कि नहीं, वो इस शख्स को सजा गलत हो गई। आप सर, मैं क्योंकि बात कर रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक था लियाकत कायम खानी जो डीजी पाक था, कभी आपका वास्ता, कभी कोई राब्ता या कोई आपके इल्म में? फारूक सत्तार साहब तो पूरी कहानी बताते हैं कि उनको पता था शुरू से कि वो क्या था क्या नहीं था। आप इतना मेट्रोपॉलिटन के मामलात में इन्वॉल्व रहे, डू यू नो अबाउट हिम कि क्या था कुछ था? मैं जिन दिनों में MQM छोड़ना और डिप्टी मेयरशिप छोड़ने वाला था, उन दिनों मेरी पहली दफा मेयर साहब के कमरे में इनसे मुलाकात हुई थी। वो भी मुझे पता चला था कि ये किसी लियाकत कायम खानी साहब को रख रहे हैं, जिनके बारे में मुझे पता था कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड पर्सन। आपको पता था? जी। तो मैं गया मेयर साहब के पास और मैंने उनसे ये कहा कि ये, इन्होंने मेरा तारुफ करवाया। अच्छा। कि ये डिप्टी मेयर साहब हैं और ये लियाकत कायम खानी है। तो मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, इनका नाम तो बहुत बदनाम है, ये तो बहुत करप्टेड, इनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं। तो उस पर वो दोनों खामोश रहे, क्योंकि मुझे पता था कि मेयर साहब उनको अपॉइंट कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से मैंने अपने पिछले कई प्रोग्रामों में कहा कि उनके जरिए ये जो नाले के पैसे आते थे, अगर ऑडिट होगा तो ये भी कभी सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला, कि ये नालों की सफाई के जो 50-50 करोड़ मिलते थे, ये पैसे किस तरीके से जो है ये बाग इब्न कासिम के नाम पे खर्च किए गए हैं। ये सब चीजें खुलेंगी। अब चीजें खुल रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैंने तो, क्योंकि मुझे अपने सच से मैं डरता नहीं हूं, तो मैंने मुंह पर ही कहा था कि ये तो बहुत करप्शन में मशहूर शख्स है, आप इनको कहाँ रख रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या उन्होंने कहा या नहीं क्या हुआ, मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो इस अहम तरीन मौजू पर बात होती है वोरा साहब से। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं वापस, तो अहम तरीन मसाइल शहर कराची के, करप्शन सरे फहरिस्त है जो सिंध में सारा जो मजमूई तौर पर हो रहा है गवर्नेंस के साथ। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और शहर कराची के बुनियादी मसाइल, उसमें करप्शन का जो मसला है। लियाकत कायम खानी की जो गिरफ्तारी रिसेंटली हुई थी, जो उसके पास से चीजें बरामद हुई, उसकी ओनरशिप से उसने इनकार कर दिया है। कुछ ही दिन कबल नैब रावलपिंडी की तरफ से एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस से भी उसके अरेस्ट वारंट के लिए चेयरमैन नैब को लिखा गया। लियाकत कायम खानी, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक डिप्टी मेयर कराची। वोरा साहब, आपने वसीम अख्तर साहब को कहा था कि ये करप्ट है और इसको ना रखें। वसीम अख्तर साहब को जब आपने कहा था तो वहां से जवाब देने का ब्रेक से आप पूछेंगे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं मैं रख रहा हूं, बल्कि अब तो वो कहते हैं मैंने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया था ऐसा कोई, ये मेरे तो कंसल्टेंट नहीं है। लेकिन ये क्या माजरा? उसके बाद तो पता नहीं कितनी तस्वीर आई हैं वसीम अख्तर साहब के साथ वो बाग इब्न कासिम का दौरा करते हुए, और वहाँ जाहिर सी बात है आंखें लोगों की हैं, जाके लोग पूछ लें। फ्रेयर गार्डन में इनका ऑफिस था, फ्रेयर हॉल के अंदर जो वसीम साहब का सब ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ था,
तो वहाँ इनका ऑफिस था और ये रोजाना वहीं होते थे, बल्कि केएमसी ऑफिस भी आना होता था। तो कोई ये अलग बात है कि नोटिफिकेशन अगर बाद में गायब कर दें, क्योंकि ये तो सब वहीं के लोग हैं ना, इन्होंने बाकायदा उसको तो नोटिफाई मौजूदा किया डायरेक्टर था। पार्क्स क्या करते थे फिर? अभी मौजूदा जो डायरेक्टर पार्क्स जो है वो बिल्कुल डीजी पार्क्स जो थे जी, वो बिल्कुल साइडलाइन थे। अच्छा, वो साइडलाइन थे और उनको शायद मेरे ख्याल से सिर्फ सिग्नेचर के लिए रखा हुआ था, या आई डोंट नो, बट मेनली जो है सारे काम वो यही किया करते थे। बल्कि रिसेंटली अभी जो इनके घर से फाइलें मिली जी। हैं उस पर पता नहीं क्यों नहीं अभी तक कोई चीजें सामने आई, कोई 50, 60, 70 करोड़ की जो कि सिंध गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी इनको पार्क्स के सिलसिले में, वो उसकी फाइलें हैं। कौन से पार्क्स बने डीएमसी में या कौन से बने, ये सारे फाइलों पे जो पेमेंट होती है ना, अरबों रुपए, जो फैसल वावड़ा साहब ने 10 अरब का केस किया हुआ है कि फाइलों पे पेमेंट ही नहीं, ये वही पेमेंट है। अब इससे बड़ी एविडेंसेस क्या चाहिए होंगी, उसके बावजूद भी जो है अगर ये चीजें प्रोलॉन्ग करती रहेंगी तो फिर बात वही आ जाती है, शक व शुबात पैदा हो जाते हैं कि कहीं पे डीलें होती हैं, कहीं पे ढील होती है और कहीं पे जो है वो पनिशमेंट्स होती हैं। 70-75 करोड़ की फाइलें, यानी वो फाइलें जो पार्क से फाइलों में है, ऑन ग्राउंड पैसा नहीं गया है वो सारा। एग्जैक्टली ये सारा जो केस फैसल वाडा ने किया दूसरी चीजों के लिए, ऑन गोइंग स्कीम्स के नाम पे जो 10 अरब रुपए फैसल वाडा ने शो किए थे हाई कोर्ट में और नैब में, उस पर कोई आप देखें ना, उस बात को कितना अरसा हो गया। लेकिन अच्छा, अभी जब ये निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, वसीम अख्तर साहब जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, मेयर्स कॉन्फ्रेंस डेनमार्क में, तो वहां उनके साथ डायरेक्टर फाइनेंस भी मसूद आलम साहब जो थे, उनको रोक लिया गया था, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। तो नैब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, मतलब वसीम अख्तर साहब नहीं तो मसूद आलम को रोका और उनका नाम उनको रोक लिया गया। वो कौन है मसूद आलम का, उनका क्या किरदार है? देखिए, मसूद आलम साहब स्पेशल एडवाइजर टू द मेयर हैं। पहले ये जो है म्यूनिसिपल सर्विसेज को हेड करते थे और ये जो है अब एडवाइजर थे। एज सच स्पेसिफिकली इस वक्त किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे थे, मेनली वो वसीम अख्तर साहब को ही देख रहे थे कि वो कैसा चल रहे हैं, कैसा उठ रहे हैं, आपको कैसा फील होता है कि 3-4 वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके खिलाफ नैब घेरा तंग कर रहे हैं सही मायनों में, या फिर ये सिर्फ खबरों की बात है कि कुछ हद तक स्पेकुलेशन होती है, मामला खत्म हो जाता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा, अपनी बात रिपीट के देखें, सबको जो है बिल्कुल एक आंख से देखना चाहिए। सबके साथ बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से किसी एक्स के साथ कर रहे हैं, वाई के साथ भी उसी तरह करना चाहिए, ए के साथ भी उसी तरह करना चाहिए, बी की तरह भी बिल्कुल ईमानदारी से। जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है उसके साथ अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ सजा दें, और आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो आप कुछ जो कानून कहता है वो करें। लेकिन एविडेंसेस होने के बावजूद अगर आप किसी को रिलैक्सेशन देते हैं, और रिलैक्सेशन अगर किसी डील के तहत दिए हैं या वो जो प्ली बार्गेन है उसमें दिए हैं, तो फिर वो भी अनाउंस होना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि ये लूटे हुए पैसे में से कितना पैसा वापस देकर दोबारा से अपनी पोस्ट पर आके बैठे हैं। अच्छा, तो वोरा साहब, ये जो कायम है अपने ओहदे के ऊपर वसीम अख्तर साहब, अल्लाह ताला कायम रखे जब तक हैं, अब रहें इस पे, तो उनके इख्तिलाफात पार्टी के अंदर हमने बड़े लोग सुनते हैं, मतलब आपस में बाहर भी इल्जामात करप्शन के, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये पार्टी बजित क्यों है? आपको क्या लगता है? इंटरनली तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपका सस्पेंड किया है कि नहीं ये ही मेयर रहेंगे या कंटिन्यू विद हिम, पार्टी भले पार्टी का जो भी फेम है वो स्टेक पे आ जाए, उसके लिए कुछ भी हो जाए, इनको कंटिन्यू करना है? देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आप सबको पता है कि पहले जिस तरीके से वो ज़कात, फितरा, फिर उसके बाद खालें जमा करना, ये डोनेशन, तो उसमें से बहुत सारा फंड जो है वो खिदमत खल्क फाउंडेशन के बजाय खिदमत खल्क फाउंडेशन में जो काम हो रहा था उसके अलावा दूसरा जो है वो पार्टी को रन करने के लिए एक एक्सपेंस चाहिए होता है, उसमें इस्तेमाल हो रहा था। आज पार्टी को रन करने के लिए ना भत्ते हैं, ना डोनेशंस हैं, ना खाले हैं, ना ज़कात है, ना फितरा है। तो आज जो इनके पास चीज़ है बची हुई वो सिर्फ और सिर्फ बल्दियात है, जहाँ पे पैसा मिलता है, जहाँ पे महीने का अरबों रुपया मिलता है। तो इस वक्त अगर कोई इस पार्टी को फाइनेंशियली चला रहा है तो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स इनकी हों, क्योंकि इनके पास 4 डिस्ट्रिक्ट तो है ना, ईस्ट है इनके पास, वेस्ट है इनके पास, सेंट्रल है और कोरंगी है। तो ये लोग जो है अनऑफिशियली, में ऑफिशियली नहीं, वो तो रोते रहते हैं पैसे नहीं हमारे पास, वो पार्टी को देने पड़ते हैं ना, जो जलसे करते हैं, फिर दूसरे बहुत सारे पार्टी के अखराज आते हैं तो वो पार्टी को देने पड़ते हैं वो पैसे, तो देते हैं ये लोग सब के सब।
पूरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट का चेन है, पूरा बर्बाद हमारा शहर है। It has nothing to do with the interest of public. It has to do with their own money. That's it. अनफॉर्चुनेटली। बौरा साहब शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। कराची के अहम तरीन मसाइल में बात हुई और बदन अहम मसला है वो डीएमसीज और केएमसी में किस तरह सराहियत कर चुका है, इसकी भी तफसीलन हमने जानी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, एड्रेस देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।